समझे बात? समझ गए? तो हमारे संविधान सीधा बताती है हमारे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। कौन कहता है कि इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया फेडरल कंट्री है। इसके लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरा। तो यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट का मतलब संघ सूची। संघ सूची का मतलब क्या हुआ? और संघ सूची का मतलब क्या हुआ? जहां पर केंद्र सरकार के लिए सब्जेक्ट दिया गया है कि भैया इतने ही सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट पर आप कोई कानून बना सकते हैं या चाहे कुछ निर्णय ले सकते हैं। सब कुछ पर टाए 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 पटर पटर मत बोलिए, आपका सब्जेक्ट लिमिट है। इसीलिए देखोगे तो तुम्हारी केंद्र सरकार ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के किसी भी चीज में इंटरफेयर कर जाती है, करती है कबो ना, बल्कि राज्य सरकारें क्या जानती है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगी। और केंद्र सरकार भले कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन डायरेक्ट किसी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं अपने पावर अधिकार में निर्णय लिया हूं। नहीं समझे मेरे बात? उधर भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। और जो स्टेट लिस्ट है, संविधान में दूसरा का सूची जोड़ा गया है। उस सूची में लिखा गया कि राज्य सरकारें, इस देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं ना, उन लोगों के इतने सब्जेक्ट, 64 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, इरिगेशन व्यवस्था संभालना, यहाँ पर पुलिस संभालना, ट्रेडिंग व्यवस्था संभालना, ये सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं। इन्हीं सब्जेक्टों पर राज्य सरकार डिसीजन लेगी और कानून बनाएगी। नहीं दिया गया पावर अधिकार। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा पर भाई केंद्र अगर निर्णय लेगी तो पूरा देश में ना लागू होगा, लेकिन मान लीजिए कोई राज्य में ऐसा हो कि नहीं हो, वहाँ पर सही नहीं है, वहाँ का तो लैंग्वेज अलग है, अगर ऐसा लागू करिएगा ना तो वो लोग नहीं पढ़ पाएगा। तो भैया अच्छा है कि उसको भी बुला लीजिए, उसका भी कुछ समझ लीजिए। इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट में वैसा सब्जेक्ट दिया गया है जिसकी वजह से दोनों लोग की सहमति जरूरी है, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा या कानून बनाया जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूट। एक तीसरा का चौथा जोड़ा गया है। चौथा में क्या है? दैट्स डेयरी सब्जेक्ट। ये क्या होता है? एक नया ना इस समय जो आ गया है, आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। याद है चाइना का ऐप्स बंद किया गया था, टिकटॉक टिकटॉक, वो भी नाम चुन चुन कर रखता है सर। आई बतिया ना हमको पता चला, हमको इतना दिन से ना सब लोग बोल रहा था कि सर चाइना का सामान का कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमको कब पता चला? जब भारत सरकार टिकटॉक बंद कर दिया। क्यों? भारत सरकार जब बंद कर दिया ना, तब हमको एहसास हुआ कि अरे तरीकी इसका सही में कोई गारंटी नहीं, हटाओ, तुरंत हटा दिए हम। नहीं समझे? थोड़ा अलग समझिएगा तब समझ आएगा। आगे देखिए, तो आईटी डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इससे भी रिलेटेड कौन डिसीजन लेगा? यूनियन गवर्नमेंट लेगी। ये चौथा लिस्ट जोड़ा गया है। सेंटर सरकार, नरेंद्र मोदी ने, मतलब कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय ली थी, बिहार सरकार मदद लिया था? नहीं। आ जाइए, फिनिश कर देना, बस थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। नहीं फिनिश कर दे, कोई दिक्कत? हाँ ठीक नहीं है, तो फिनिश कर देते हैं। अगला है कि हमारे भारत में अब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है? अब ये बताओ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म जो है कैसे प्रैक्टिस होती है? तो अब समझो, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? हम लोगों ने देखा कि सर वाकई में हमारा भारत क्या है? एक फेडरल कंट्री। कैसे? चूँकि हम जो पढ़े ना, सबका सब चीज़ तो उसी में दिखाई दिया, तो भारत क्या है? एक फेडरल कंट्री है। लेकिन सवाल ये है कि सर फेडरल प्रैक्टिस कैसे होता है? बताइए। हम भी लोग अपने देश में लागू करेंगे फेडरलिज्म, कैसे होता है? तो फेडरलिज्म ना हमारे भारत को अगर चल जाइएगा तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ादी होने के बाद भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। नहीं समझे मेरा बात? भाषा के आधार पर भारत क्या है? डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी है इसमें बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु बोलता है, कोई कोंकणी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। अरे मराठी हम तो गोवा में गए ही हैं। मेरे को नहीं मांगता, तेरे को नहीं मांगता। अबे एड़ा इधर क्या कर रहा है? अबे बेवड़े, सब पता नहीं। तो हम लोग रहे हैं उधर, वो तेरे को जाने का, इधर मेरे को नहीं मांगता, तेरे को जाने का, ये सब क्या?
वो सर का शुद्ध हिंदी है, ठीक है। अब देखिए, तो 1947 में भारत में देखिए कैसे हुआ, तो देखिए द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज एट्रिब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ मैं बताऊं। पहले हम लोगों ने फेडरलिज्म, तुमको भी करना होगा ना तो ऐसे ही करना, ठीक है। पहले भारत को अगर जब आज़ाद हुआ ना, तो आज़ादी हमारा बड़ा पेनफुल था। जो पेनफुल इसलिए था ना, पेनफुल का मतलब दर्दनाक, पथाटिक, दर्दनाक था, क्योंकि धर्म के आधार पर इस देश का आज़ादी किया गया था। धर्म के बेस पर इस देश का 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। और धर्म के बेस पर अगर राज्यों का निर्माण करके, अगर राज्य बनाकर और राज्यों को सरकार दे दें, और उन सभी राज्यों में हम लोग अलग अलग सरकारें बना दें और उनको भी पावर राइट्स दे दें और सेंटर दे दें, तब ना फेडरलिज्म का फीचर वहाँ अप्लाई होगा। अरे फेडरलिज्म क्या कहता है? फेडरलिज्म यही ना कहता है कि जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, जहाँ 2 से अधिक लेवल की सरकार हो, यही ना फेडरलिज्म कहता है। तो हमको भी अगर हमारा भारत जब आज़ाद हुआ, तो हम भी जो है 2 लेवल की सरकार बनाएंगे ना जी, एक सेंटर और एक स्टेट। तो स्टेट का सरकार बनाने का मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा? राज्य बनाना पड़ेगा, तब ना स्टेट सरकार बनेगा। तो वैसे ही आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया कि सोचिए, धर्म के बेस पर नहीं करेंगे, धर्म के बेस पर करिएगा ना, तभी कुछ दिन पहले ही हमको दिखाई दिया, 1947 से पहले ही हम लोग को दिखाई दिया कि धर्म के बेस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। लाशों से ट्रेनें जा रही थी, लाशों से भरी ट्रेनें आ रही थी। इसी वजह से हमारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उन लोग बड़े चतुर थे। उन लोगों ने तुरंत भाषा के आधार पर राज्य बनाया। तमिलनाडु तमिल भाषा, ठीक है, केरल केरली भाषा बोल रहे हैं, तमिल भाषा बोल रहे हैं, मराठी भाषा बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं। इन सभी भाषाओं पर क्या किया गया? राज्य का निर्माण किया गया। और राज्य का निर्माण करके ये तय कर दिया गया कि हर एक राज्यों में एक एक सरकारें होंगी और इन सभी राज्य सरकारों को कुछ पावर एंड राइट्स होगा। देख रहे हो कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रही है। इट मीन्स इन आवर कंट्री फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेस पर किया गया। तो 1947 में मेनी ओल्ड स्टेट बैनिस, बहुत सारे पुराने स्टेट खत्म हुए और नए स्टेट बने। एरिया बाउंड्रीज एंड नाम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, बना ना नए राज्य बने, भाषा के आधार पर क्षेत्र बना नया, उसका नाम अलग रखा गया नया, ये सब बना गया। और सम स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज बोलते थे उस लैंग्वेज पर बना। आई सभी स्टेट बने ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक स्टेट। तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। और लैंग्वेज पॉलिसी जो अपनाई गई ना कि आगे मतलब दिक्कत ना हो, क्योंकि धर्म के पर दिक्कत हो सकता है, तो लैंग्वेज पॉलिसी भी। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना किसी को भी भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं कहता है, किसी को नहीं। क्यों? चूंकि यहाँ पर देखिए, हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। इस वजह से ना कि भारत में टोटल 40%, ठीक है, 40% कौन सी भाषा बोली जाती थी? हिंदी। इसी वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। तब तक से देखा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में तो हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? तो जब हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए इन लोगों ने कहा कि भाई और कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। इस वजह से बिसाइड्स हिंदी देयर वर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 भाषा, आ हिंदी को मिलाकर 22, 22 टोटल 22 लैंग्वेज हैं। समझ गए? यही नहीं, देखिए यहाँ पर हाँ, तमिलनाडु में इसी के लिए हुआ था। तमिलनाडु में इंग्लिश भाषा जब जोड़े से हटाए जाने लगे ना, तो तमिल के लोगों ने आंदोलन किया। और जब आंदोलन किया ना, पता है उस समय तुरंत इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया गया। भैया जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इससे समझ जाए, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत सीख लिए सब। आगे देखते हैं, स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपने राज्य में जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप अपना सकते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य में आप क्या कर सकते हैं? भैया तमिलनाडु राज्य है तो तमिलनाडु में मान लीजिए हिंदी आप किए, नहीं समझ में आया, और ये 21 भाषा है, नहीं समझ में आया, तो आप अपना आपका राज्य है तो आप अपने राज्य में मराठी है तो मराठी भाषा को आप ऑफिशियल लैंग्वेज
कर सकते हैं। मतलब आप जो भी ऑफिस से रिलेटेड, मान लिया किसी को नोटिस करना है, किसी को लेटर भेजना है, किसी को कोई ऑर्डर देना है, तो होता है ना रिटर्न लेटर दीजिए, तो आप उसी भाषा में उसका यूज कर सकते हैं। समझ गया मेरा बात? आगे चलिए। आइए, इंग्लिश और हिंदी दोनों को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया। आ गया जी। अब देखिए भारत में लैंग्वेज के बेस में आ गया। अब जब ये किया गया ना, तो अब देखिए लैंग्वेज के बेस पर राज्य का निर्माण हुआ और सेंटर स्टेट की संबंध बनाएगी। तो सेंटर स्टेट का संबंध क्या था? ताकि भैया दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्शन ना हो सके, और दोनों एक सेंटर स्टेट पर डोमिनेट ना हो सके। स्टेट हमेशा सेंटर के भरोसे डिपेंडेंट ना बन पाए, ये दोनों का रिलेशन बना रहा। द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो स्ट्रेंथ फेडरलिज्म इन इंडिया। देख लीजिए, शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ना सेंटर को भी कुछ पावर और अधिकार और स्टेट को भी कुछ पावर और अधिकार। ये जो पावर अधिकार दिया गया ना, तो इसी पावर अधिकार से अगर देखा जाए ना, तो भारत में फेडरलिज्म को और ताकत मिल गया, क्योंकि पावर क्या हो गया? शेयर हो गया। सेंटर को भी कुछ पावर और स्टेट को भी कुछ पावर, तो पावर दोनों को मिल गया, तो भैया वो एक दूसरे का डिपेंडेंट नहीं ना रहेगा। अब स्टेट हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहेगा? नहीं ना, डिपेंडेंट रहेगा। तो पावर शेयर हो गया, तो दोनों मिल कर ना रहेगा। अब नहीं समझे मेरे बात? तो स्टेट हमेशा कटोरा लेकर ऐसे खड़ा रहता ना, मालिक माई बाप कुछ दे दीजिए, मेरे राज्य में ये जरूरत है, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, ये व्यवस्था नहीं है, पुल खराब हो गया, सड़क टूट गई है, कहिए मत चलने लायक रोडवे नहीं है। ऐसा नहीं ना होगा। डिपेंडेंट तो नहीं ना है वो। बात समझ में आ रही है मेरी? डिपेंडेंट तो रहेगा नहीं। तब पावर शेयर हो जाने से क्या हो जाता है? दोनों में तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो मिलजुल के रहेगा। समझ में आ गया बात? आफ्टर 1990 मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री which started an era of coalition governments at the center which make it difficult for the central government to dismiss the state governments in non-democratic manner। मतलब समझिए यहाँ पर क्या था, समझिए 1990 के बाद ये देखा गया। 1990 से पहले क्या होता था ना, बात समझिएगा। 1990 से पहले क्या होता? अब जैसे मान लीजिए हम राज्य सरकार चला रहे हैं, मेरी पार्टी है, मैं राज्य सरकार चला रहा हूँ। बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैं राज्य सरकार चला रहा हूँ, मेरी पार्टी है, हम सरकार चला रहे हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खाली सोचिए, मान लीजिए उस सेंटर की सरकार के लिए चुनाव हुआ, तो सेंटर के सरकार का चुनाव हुआ, अगर मान लीजिए वहाँ हार गए हम, सॉरी सेंटर जीत गई, सेंटर जीत गई, ठीक है। सेंटर को अगर मेजोरिटी नहीं मिला तब जानते हो क्या करती थी? नॉन डेमोक्रेटिक तरीका अपनाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या हो गया है, समझो थोड़ा सा, अब क्या हो गया है कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं। ऐसा भी छोटी छोटी पार्टियां ना, अगर ऐसा होता ना तो कोलिशन सरकार बनाती हैं, संयुक्त। याद है 2-4 पार्टी मिलकर, 2 पार्टी मिलकर एक सरकार नहीं बना सकती है, 3 पार्टी मिलकर नहीं कर सकती है। ये सिस्टम आगे हो गया, ठीक है। अगला देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन, ये लास्ट हिस्सा है, इसको हम समझ लें थोड़ा सा। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ रहे हो? सेंटर से विकेंद्री का मतलब समझ रहे हो ना, कि पूरा एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देना, किसी पावर का टुकड़ा टुकड़ा कर देना। सेंटर से, स्टेट से, वहां से पावर लेकर नीचे तक दे देना। तब पावर का तो अपना पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिए जी, कुछ रह गया उसमें? अब पावर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं ना रहा। यही है कि when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization। जब पावर ना सेंटर गवर्नमेंट से, पावर का स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर किसको दे दिया जाए? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जा रही है? तो लोकल गवर्नमेंट बनाया जाएगा ना कि लोकल लेवल की जितनी प्रॉब्लम इशू है ना, लोकल पर सेटल कर दिया जाए, लोकल पर ही सेटल कर दिया जाए। हमारे गांव का प्रॉब्लम है, अब हम जाएंगे नीतीश कुमार से कहने, योगी आदित्यनाथ से कहने जाएंगे? नहीं ना कहने जाएंगे। और लोकल लेवल की सरकार रहेगी तो भाई कोई भी मुखिया है, कोई भी जाकर कह देंगे तो वो मेरी बात वहां तक पहुंचा देंगे। नहीं समझ रहे मेरे बात? तो ये जो अगर होती है ना, तो बिफोर 1992 द लोकल बॉडीज वर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स, पूरा तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थे। लेकिन अब क्या क्या चेंजेज हुए देखिए। इसमें क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट रेगुलर इलेक्शन वर नॉट हेल्ड, पहले नहीं होता था 1992 से पहले। द लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी रिसोर्स और पावर्स टू देयर। लोकल बॉडीज को एक तो चुनाव नहीं होता था 5 साल पर, ऐसा ही आप प्रधान जी चुन लिए गए बस,
अब जब ले सरकार कुछ नहीं करेगी तब ले आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ना अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए इन लोगों के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई पावर नहीं है कि कुछ कर पाए ये लोग। यहाँ तक कि देखा 1919 के बाद, 1992 के बाद, लेकिन 1992 के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। सोच लो तुम, 1992 के बाद डेमोक्रेसी में जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जोड़ा गया। अब बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव तरीका से जोड़ा गया। आप जानते हो क्या क्या एक्शन लिया गया? देखो थर्ड टायर ऑफ का सर, अब यही थर्ड टायर ऑफ सरकार हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए पढ़ लेंगे, मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा यहीं से, और हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ये रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि बेहतर करना है ना, ठीक है। आगे देखिए, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। पहला, लोकल गवर्नमेंट में हर एक 5 साल पर इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार जीत गए तो अब जिंदगी भर वही रहेंगे, ऐसा नहीं। हर 5 साल पर चुनाव होगा, हर दूसरे को अधिकार मिलेगा, हर दूसरे को चांस मिलेगा करने का, ये होना चाहिए। अगला, सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। हमारे सोसाइटी में लोकल लेवल पर जो ST SC वाले हैं तो अक्सर पैसा वाले उनको दबा देते हैं, तो अगर सीटें रिजर्व कर देंगे तो वो भी लोग बैठेंगे, उनको भी अवसर मिलेगा, वो भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा नीचे नहीं रहेंगे। इसके लिए सीटें रिजर्व किया गया। तीसरा, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए 1/3 हिस्सा रिजर्व किया गया। पता है क्यों? इससे पहले माना गया औरतों के पास दिमाग नहीं होता है, लेकिन औरतों ने कही अरे हमको कभी चांस तो दीजिए, पहले इस्तेमाल करें या फिर विश्वास करें। औरतों ने जब यह बात कही ना, तुरंत हम लोग सीट रिजर्व कर दिए कि चलो आओ बनो मुखिया, चेयरमैन और मेयर, चांस हम लोग दिए। समझ गए? ये होता है। हुआ, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट। हम लोग को एक इलेक्शन कमीशन सेंटर पर दिखाई देता था, लेकिन अब वह इलेक्शन कमीशन ने क्या, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग, उसने हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग खोल दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करने लगा? ये इलेक्शन करवाने शुरू कर दिए। समझ में आ गया बात मेरी? ये इस तरह से देख लो, 1992 से पहले इसका क्या कंडीशन था और 1992 के बाद क्या कंडीशन किया गया, और ये किया गया। और उसके बाद हमारे लोकल गवर्नमेंट में अगर चले जाइए, देखिए हमारे लोकल गवर्नमेंट में, गांव में अगर चले जाइएगा तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स टू रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया अपनी पावर कुछ जो है लोकल लेवल की सरकारों के साथ भी शेयर करो भाई, अपने ही पूरा मत लिखे रहो। उन्होंने शेयर भी किया। साथ ही यहाँ पर देखो लोकल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट में तो लोकल गवर्नमेंट 2 तरह का होता है, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल का मतलब गांव, अर्बन का मतलब शहर। तो गांव में मुखिया और शहर में मुखिया, नहीं समझे? अरे गांव में मुखिया नहीं मिलते हैं, और शहर में मेयर, चेयरमैन, ऐसे नहीं बोला जाता, नगर अध्यक्ष। अब देखो, पॉपुलर नाम बाय द पंचायती राज, इसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज। पंचायती राज में क्या होता है बच्चे? देखो, ग्राम पंचायत। कहोगे सर ग्राम पंचायत क्या होता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत क्या होता है कि 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत बनता है, उसी को ग्राम पंचायत कहते हैं। नहीं समझे बात? अभी आप गांव पर चल जाइए, कोई एक बड़ा गांव है तो ठीक है, तो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ये 4 गांव मिलते हैं, 1 2 3 4, 4 गांव बराबर क्या कहा जाता है भैया? एक पंचायत। 4 गांव बराबर एक पंचायत हो गया ना, ये पंचायत हो गया। अब जब चुनाव होगा ना, तो चुनाव होगा तो यहाँ पर चुनाव सभी लोग वोट देंगे, तो यहीं से जो चुनेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुखिया। तो इस गांव के भी मुखिया वही, उस गांव के मुखिया, ये सब मुखिया एक ही गांव के। समझ में आ गया? तो पहले वार्ड सदस्य चुनते थे मुखिया, लेकिन अब डायरेक्ट होता है मुखिया का चुनाव, ठीक है। अगला देखिए, ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ये बन गया पंचायत। अब यही जो आप बैठेंगे ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। यही ग्राम पंचायत क्या करते हैं? पूरे गांव के लिए डिसीजन लेते हैं। ग्राम पंचायत का बैठक हुआ, अब सभी लोग बैठे, उस बैठक में हुआ कि भैया इस गांव में यहाँ नली नहीं है, ये गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारा मैटर ले लिए ग्राम पंचायत मुखिया जी, अब वो ले लिए। अब पंचायत लोग, तो अब सोचो कि ऐसा है तुम्हारे जिला में एक ये हो गया, एक जिला में ये लोग हो गए, तो 1 पंचायत, 2 पंचायत, कितने पंचायत हो गए बच्चे? तो यही सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति।
देखो, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड अ पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, प्रखंड कहते हैं। जब देखो रामपुर प्रखंड, उधर वो प्रखंड, चांद प्रखंड, चंदपुर प्रखंड, बबुआ प्रखंड, ये सब प्रखंड नहीं मिलता है, ये सब प्रखंड मिल जाएंगे, नहीं मिलता है, ये सब मिल गया। सभी क्या मिलता है, पंचायत मिलकर करते हैं। देखो ऐसे पंचायत, ये समझ में आया। भभुआ में, तो भभुआ में 10 पंचायत है, 20 पंचायत है, तो कहोगे सर ये क्या होता है, पंचायत का मतलब वही गाँव है ना? अरे नहीं, ये ऐसे पंचायत, यही पंचायत समिति होती है। उसी पंचायत समितियों को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक का मंडल। समझ में आया? अब देखिए, अब जब पंचायत बन जाती है तो जितना पंचायत समिति है, जितना ब्लॉक होता है, जितना प्रखंड है, इन सभी का होता है तो ऑल पंचायत समिति और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ जिला परिषद। ये सभी पंचायत समितियां मिलकर क्या निर्माण करती हैं, जिला परिषद निर्माण करती हैं। और जब ये जिला परिषद निर्माण करती है ना, तो अब थोड़ा समझना, ये जिला परिषद निर्माण करती है। अब ये जो जिला परिषद बना ना बच्चे, तो इसी जिला परिषद में क्या होगा, ये जिला परिषद में इनका भी एक अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष यही लोग पंचायत समिति के लोग ही चुनेंगे। ये सभी जो अध्यक्ष चुने जाएंगे ना, जिला समिति, पंचायत समिति और पंचायत के लोग, ये लोग मिलकर सुनते हैं, तो जिला परिषद वो अध्यक्ष बनेंगे। और जब वो अध्यक्ष बनेंगे ना, तो ये जहाँ बैठेंगे वहाँ पर जो एमएलए होता है ना, एमएलए और विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी, सब लोग इसके सदस्य होते हैं। इसमें जो मैटर उठाया जाता है ना, एमएलए भी सुन रहे हैं और एमपी भी सुन रहे हैं। ये सभी लोग सुनकर ये लोग कहाँ ले जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव का मतलब विधानसभा। अब वहाँ बात उठेगी तो इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ फंड आते रहेगा और ये लोग भी अपने जिला इस सब के लिए काम करते रहेंगे। नहीं समझे मेरे बात, समझ गए? और शहर में क्या होता है, तो शहर में देख सकते हो, शहर में इन लार्जर अर्बन एरिया देयर आर कॉर्पोरेशन एंड स्मॉलर अर्बन एरिया देयर आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब समझो, भभुआ या कोई एक छोटा शहर है, तो छोटा शहर जो होता है ना, तो छोटे शहर में क्या होता है, म्युनिसिपल। ठीक है, छोटा शहर में देखिए देयर आर मतलब कॉर्पोरेशन एंड इन स्मॉल अर्बन एरिया दिस आर म्युनिसिपल। देखो ना, म्युनिसिपल और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जैसे पटना क्या एक बड़ा शहर है, तो बड़ा शहर है ना, तो म्युनिसिपालिटी जो होती है ना, म्युनिसिपालिटी नगर, तो पटना एक बड़ा शहर है ना, तो उसका म्युनिसिपालिटी का ऐसे 4 को 5 ऐसे 4 और 5 6 ऐसे होंगे, और उसका एक हेड क्वार्टर ऐसे हो रहता होगा। ठीक है, ये सब इसके अंडर क्या होते हैं, चलते हैं। तो इसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब भभुआ तुम्हारा एक छोटा सा शहर है ना, तो यहाँ पर एक ही से काम चल जा रहा है। देखो एक ही है कि नहीं है, एक हेडक्वार्टर है ना, एक हेडक्वार्टर। तो इसके लिए तो यहाँ चुनाव जो होता है, तो इसको नगर अध्यक्ष चुनाव कहते हैं। इन नगर के विकास निर्माण काम के, जैसे वो गांव के लिए नहीं, विकास निर्माण के लिए, और ये सभी क्या होते हैं, नगर। ठीक है, नगर विकास निर्माण के लिए सब काम करते हैं। समझ में आ गया बात, श्योर हो? ये हमारा चैप्टर यहीं तक है, हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से यहाँ से फिनिश हो जाता है। दैट्स क्लियर और इरा, थैंक यू।